इकोनॉमिक्स का पार्ट नंबर टू में क्या है, बेसिकली प्रीवियस वीडियो में ना हमने जो कवर किया था पॉइंट्स, वो पॉइंट्स थे फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसमें हम फर्दर चीज़ें करेंगे। सबसे पहले हमें डिफरेंस देखना है कंजम्पशन गुड्स का और कैपिटल गुड्स का क्या है। सो एंड यूज कंजम्पशन गुड्स जो है ना वो मोस्टली आर यूज्ड वंस, एक बार हम यूज़ कर लेते हैं उसको, दोबारा वो यूज़ नहीं हो पाते बिकॉज ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन कैपिटल गुड्स आर यूज फॉर सेवरल टाइम्स, एक बार से ज़्यादा में हम उसको यूज़ करते हैं। प्रोडक्टिविटी, कंजम्पशन गुड्स जो है ना वो डू नॉट प्रमोट दी प्रोडक्टिविटी, प्रमोट नहीं करते, जबकि जो कैपिटल गुड्स हैं दे प्रमोट दी प्रोडक्शन कैपेसिटी, फर्दर प्रोड्यूस करते प्रमोट करते हैं। सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली। जो कंजम्पशन गुड्स है ना डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, ये ह्यूमन वांट्स को इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। डिफरेंस फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में क्या है। फाइनल गुड्स जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले फाइनल गुड्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स। एज फार एज कार इज कंसर्न्ड और कंजम्पशन गुड्स के केस में इफ़ यूज बाय कंज्यूमर गुड तो वो कंजम्पशन गुड है, अगर परचेज बाय टैक्सी ड्राइवर है एज ए टैक्सी तो वो कैपिटल गुड है। और इंटरमीडिएट गुड क्या होगा, और कार डीलर रीसेल के लिए उसको परचेज करता है। एयरप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स इफ परचेज बाय सी और ट्रांसपोर्ट कंपनीज, तब एयरप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स कंजम्पशन के लिए काम में आते हैं। इफ़ दे आर परचेज बाय द गवर्नमेंट मिलिट्री पर्पजेज के लिए तो वो कैपिटल गुड बन जाता है। पेपर पेंसिल इफ़ यूज बाय कंज्यूमर हाउस होल्ड्स तो वो कंजम्पशन गुड बन जाते हैं। हाँ, अगर वो लाइंग अनसोल्ड है विद द ट्रेडर आफ्टर कंप्लीटिंग अ ईयर, इवन एट द एंड ऑफ द ईयर, तो वो कैपिटल गुड का पार्ट बन जाते हैं, एसेट बन जाता है प्राइमरीली हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए। इफ़ परचेज बाय द प्रोड्यूसिंग पर्पस और फॉर रीसेल तो वो इंटरमीडिएट गुड है। रेफ्रिजरेटर, जितना भी रेफ्रिजरेटर्स हैं अगर कंज्यूमर उसको डायरेक्टली कंज्यूम करता है तो वो कंज्यूमर का हाउस होल्ड का पार्ट है। इफ़ परचेज बाय शॉपकीपर फॉर सेलिंग कोल्ड ड्रिंक्स के लिए तो कैपिटल गुड का पार्ट है। इंटरमीडिएट गुड इफ़ परचेज बाय द गवर्नमेंट फॉर द मिलिट्री पर्पज़ के लिए अगर हम उसको परचेज करते हैं तो वो इंटरमीडिएट गुड का पार्ट बन जाता है। सो एक प्रॉब्लम के साथ इसको अंडरस्टैंड करते हैं, वेदर दी फॉलोइंग आइटम्स आर इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। सबसे पहले है व्हीट फ्लोर, अगर फाइनल गुड्स आर हाउस होल्ड कंज्यूम करता है तो वो फाइनल गुड है। अगर बेकरी यानी कि ब्रेड बनाने वाला या बन बनाने वाले यूज़ करते हैं तो वो इंटरमीडिएट गुड है। मशीन, अगर फाइनल गुड्स इफ यूज फॉर प्रोडक्शन, इंटरमीडिएट गुड्स इफ इट इज़ बॉट बाय डीलर फॉर रीसेल के लिए। लाइब्रेरी की बुक्स फाइनल गुड्स रिजल्ट इन फाइनल कंजम्पशन। सीमेंट एंड ब्रिक इंटरमीडिएट गुड्स दैट आर यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग के लिए। लेट अस अंडरस्टैंड फ्यू अदर्स। फर्नीचर जो स्कूल परचेज करता है वो फाइनल कंजम्पशन है, फाइनल गुड्स है बिकॉज एंड यूजर है वो। चाक्स, डस्टर्स परचेज बाय स्कूल, ये वैल्यू एडिशन का काम करते हैं। जब स्कूल में चॉक और डस्टर यूज होता है तभी स्कूल की वैल्यू एडिशन होती है। एक्सपेंडिचर एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग तो फाइनल एक्सपेंडिचर है, एज मशीनरी काफ़ी सालों तक यूज़ होगी। लेकिन मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग जो है, मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग विल बी एन इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट, ये कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। स्टॉक कंसेप्ट होता है ओवर अ पीरियड ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम एंड फ्लो कंसेप्ट होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। सो स्टॉक क्या है, इट इज द क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, नो टाइम डायमेंशन। सो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, लिटरल फॉर्म में अगर मैं आपसे अभी पूछूं ना व्हाट इज द स्टॉक ऑफ पेन्स यू हैव इन योर पॉकेट, सो स्टॉक अभी अभी का, राइट। सो दैट इज पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। For example, 100 crore population of India, balance sheet of a company and stock of raw material in the godown. फ्लो क्या है, इट इज द क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी एक पीरियड ऑफ टाइम में जो आप क्वांटिटी को मेजर करते हो उसमें टाइम डायमेंशन होता है, स्टॉक में टाइम डायमेंशन नहीं होता। सो मंथली वेजेस ऑफ अ लेबर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनी एंड नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। डिफरेंस क्या है स्टॉक और फ्लो कंसेप्ट में। सबसे पहले मीनिंग, सो क्वांटिटी परचेज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप क्वांटिटी को परचेज करते हो वी कॉल इट स्टॉक कंसेप्ट। जब पीरियड ऑफ टाइम में हम मेजर करते हैं क्वांटिटी को हम उसको फ्लो कंसेप्ट बोलते हैं। टाइम डायमेंशन नहीं होता इसमें, इसमें टाइम डायमेंशन होता है जैसे पर आवर, पर डे, पर मंथ, पर ईयर। कंसेप्ट, स्टॉक का है स्टैटिक कंसेप्ट और फ्लो का है डायनेमिक कंसेप्ट। एग्जाम्पल इसकी है वेल्थ और बैलेंस शीट। इसकी एग्जाम्पल है इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस। अब होता क्या है, देखो डिपॉजिट्स आते हैं, व्हेन द डिपॉजिट्स कम इन, सो ये डिपॉजिट्स आए, ये डिपॉजिट्स आके ये बैंक में इकट्ठे हो गए, ये सारा स्टॉक इकट्ठा हो जाता है। स्टॉक इकट्ठा होकर जब वो लोन के लिए जाता है तो वो विड्रॉल हो जाती है। सो इसको हम स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट बोलते हैं, राइट। सो बेसिकली बर्थ रेट, जीडीपी, कैपिटल फॉर्मेशन, ये सब इसी के बेस पे होता है। और विड्रॉल्स में डेप्रिसिएशन, सेविंग्स या प्रॉफिट विड्रॉल्स का पार्ट है।
स्टॉक और फ्लो को अंडरस्टैंड करते हैं एग्जांपल्स के साथ. इनकम ऑफ अ टीचर फ्लो, क्योंकि आनी जानी, राइट, लिटरल फॉर्म में मैंने आपको बताया, इट इज रिलेटेड टू पीरियड ऑफ 1 मंथ. सो इट्स अ फ्लो कंसेप्ट. मशीनरी स्टॉक है, इट रिलेट्स टू पॉइंट ऑफ टाइम. अभी कितनी मशीनरी है आपके पास ये बताइए. सो स्टॉक कंसेप्ट. प्रोडक्शन ऑफ शुगर, सो पीरियड ऑफ टाइम है, कितना क्वांटल्स ऑफ शुगर आर यू प्रोड्यूसिंग. इन्वेस्टमेंट किसी भी एक पीरियड ऑफ टाइम से होती है, इसलिए हम उसको फ्लो कंसेप्ट मानते हैं. टोटल मनी सप्लाई बाय द आरबीआई इज अ स्टॉक कंसेप्ट. लेट्स अंडरस्टैंड विद सम अदर एग्जांपल्स. सेविंग ऑफ अ हाउस होल्ड, इनकम ऑफ अ हाउस होल्ड, प्रॉफिट. सो ये तीन चीज़ें हैं. सबसे पहले आता है सेविंग ऑफ अ हाउस होल्ड. जो हाउस होल्ड सेव करता है ना, वो फ्लो कंसेप्ट है, क्योंकि एक पीरियड ऑफ टाइम पे सेव करता है. इनकम हाउस होल्ड की, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू अ पीरियड ऑफ टाइम. एंड प्रॉफिट इज ऑल्सो रिलेटेड टू अ पीरियड ऑफ टाइम. सो तीनों क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम से रिलेटेड है, दैट इज वाई ऑल द थ्री आर फ्लो कंसेप्ट्स. सो एक्सपोर्ट्स, capital formation, expenditure on food by household, depreciation on machinery, number of people employed. Let us understand them. एक्सपोर्ट्स हमेशा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है. कैपिटल फॉर्मेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होती है, राइट. एसेट जो है वो स्टॉक कंसेप्ट है, बट फॉर्मेशन का मतलब एक प्रोसेस. सो प्रोसेस पीरियड ऑफ टाइम का पार्ट है. एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय हाउस होल्ड्स, ये भी एक फ्लो कंसेप्ट है, पीरियड ऑफ टाइम है. डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी हमेशा एक पीरियड ऑफ टाइम में होता है. फॉर एग्जाम्पल, अभी कितना डेप्रिशिएट करोगे, कभी ऐसा नहीं होता. आप मल्टीपल ईयर्स में कितना डेप्रिशिएट करोगे. सो नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इज अ स्टॉक कंसेप्ट, रिलेट्स टू पॉइंट ऑफ टाइम. Whether the following items are stock or flow concept. So balance in bank account, losses, amount of bank deposits in the bank, water entering into the tank. सबसे पहले मैंने बताया था ना आपको, जब एग्जांपल दिया था फ्लो का, पानी कितना आ रहा है टैंक में टैप के थ्रू, फ्लो कंसेप्ट है. बैलेंस इन बैंक अकाउंट, अभी बताओ कितना बैलेंस है आपके बैंक अकाउंट में, सो स्टॉक कंसेप्ट है. लॉसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है. अमाउंट ऑफ बैंक डिपॉजिट्स इन द बैंक, सो दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू पीरियड ऑफ टाइम, सो फ्लो कंसेप्ट. सो ये तीनों फ्लो कंसेप्ट है. दिस इज अ स्टॉक कंसेप्ट. व्हाट इज रियल जीडीपी, व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी. रियल जीडीपी होता है बेस ईयर प्राइसेस पे, नॉमिनल जीडीपी होता है करंट ईयर प्राइसेस पे. क्यू इंटू पी दोनों का फॉर्मूला है. डिफरेंस क्या है, क्वांटिटी सेम रहती है, लेकिन प्राइसेस नॉमिनल के केस में करंट होती हैं और रियल के केस में बेस ईयर प्राइसेस होती हैं. सो इफ द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर एस्टिमेटेड यूजिंग द करंट ईयर प्राइसेस, इसको हम नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं. लेकिन अगर वही वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस करते हैं इकोनॉमी में जिस भी फाइनेंशियल ईयर में, उसको हम यूज़ करते हैं बेस ईयर प्राइसेस में, तो वो रियल जीडीपी का पार्ट होती है. फॉर एग्जाम्पल वीट, यूनिट्स ऑफ करंट ईयर, प्राइसेस ऑफ करंट ईयर, नॉमिनल जीडीपी 10,000 हो गया. सो ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया. अब नॉमिनल जीडीपी 10,000 है, बेस ईयर प्राइस 10 है. सो बेस ईयर के हिसाब से अगर हम यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 500 इंटू 10 वुड बी 5,000. सो रियल जीडीपी 5,000 आ जाएगी. सिमिलरली क्लोथ 3,000 हो गया, नॉमिनल जीडीपी 300 इंटू 5 करेंगे तो 1,500. सो इस तरह से टोटल करके दिस बिकम्स आर नॉमिनल एंड रियल जीडीपी. हमें इसमें याद क्या रखना है कि नॉमिनल जीडीपी जो है वो करंट ईयर प्राइसेस पे होता है एंड रियल जीडीपी कांस्टेंट और बेस ईयर प्राइसेस पे होता है, राइट. सो वही डिफरेंस एक बार फिर से आ गया. जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, जीडीपी एट करंट प्राइसेस. इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज that are produced in an economy year during a financial year estimated using current market prices. So right, and ये monetary value of all goods and services that are produced in an economy during a financial year estimated using base year prices. Real GDP, nominal GDP. GDP changes only due to change in output of the economy, so it is reliable measure of economic growth. It changes due to change in both price and output of the economy. It is not a reliable measure of economic growth. GDP deflator or price index. It is defined as the ratio of nominal GDP to real GDP. So nominal to real GDP का ratio है ये. It is defined as the ratio of nominal GDP to real GDP. It measures the average level of prices of all goods and services. So GDP deflator and price index. Nominal GDP, real GDP. So nominal by real into 100. GDP deflator होता है, राइट. डिफ्लेटर का मतलब क्या है, रेशो ऑफ नॉमिनल टू रियल जीडीपी. अगर मैं लिटरल फॉर्म में बोलूँ ना, ये कैलकुलेट करता है इन्फ्लेशन को हटा के. डिफ्लेटर का मतलब हवा निकाल देना. सो इन्फ्लेशन की ये हवा निकाल देता है, यानी कि इन्फ्लेशन को छोड़ के अदरवाइज ये कैलकुलेट करता है वैल्यू को, राइट. सो नॉमिनल डिवाइडेड बाय रियल इनटू 100.
So GDP deflator is equal to 14,000 by 7,000 into 100. So deflator becomes 200%. Let us understand another example. So nominal GDP 2014-2015 की ये है, राइट, एंड 15-16 की ये है, 16-17 की ये है. GDP डिफ्लेटर हो गया 100, 140 एंड 125. फॉर विच ईयर इज रियल GDP एंड नॉमिनल GDP सेम एंड वाई? क्यों? Calculate real GDP for the given years. Is there any year for which real GDP falls? So real GDP और nominal GDP कौन से साल की सेम है? अगर हमने बेस ईयर 2014-15 माना है तो इसी साल की रियल GDP और नॉमिनल GDP सेम होगी. क्यों? क्योंकि नॉमिनल GDP का फॉर्मूला क्या है? क्वांटिटी इनटू प्राइस. और रियल GDP का फॉर्मूला क्या है? क्वांटिटी इनटू प्राइस. अब जो बेस ईयर होगा ना, बेस ईयर में मान लो हमने बेस ईयर 2014-15 को माना, तो 14-15 में जो क्वांटिटी थी, सपोज क्वांटिटी 100 यूनिट्स है, इनटू प्राइस अगर 10 रुपये थी 14-15 में, तो 14-15 में नॉमिनल की प्राइस भी 10 रुपये ही है, क्योंकि बेस ईयर है, उससे पहले का कोई और ईयर ही नहीं है कंपैरिजन के लिए. सो ये सेम होगी बेस ईयर में, राइट. कैलकुलेट रियल GDP फॉर दी गिवन ईयर्स. इज देयर एनी ईयर फॉर विच रियल GDP फॉल्स? सो हमें वो कैलकुलेट करना है फॉर्मूला के साथ. कैसे करते हैं हम इसको? फॉर्मूला क्या है? नॉमिनल बाय रियल इंटू 100. हम हर एक का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सो GDP डिफ्लेटर का फॉर्मूला है नॉमिनल बाय रियल इंटू 100. अब हमें प्राइमरीली रियल GDP फाइंड करनी है ना, तो वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल फर्स्ट ये है, सो GDP डिफ्लेटर 100 दिया हुआ है, नॉमिनल 6.5 दिया हुआ है बाय R इंटू 100. अब R ऊपर चला जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा, तो इसका 6.5 हो गया. दूसरा 15-16 का 140 डिफ्लेटर है, इज इक्वल टू 8.4 बाय R इंटू 100. R ऊपर चला जाएगा, 140 नीचे आ जाएगा, सो इट विल बी 8.4 एंड 140 इंटू 100. ये डॉट हटा दिया मैंने, तो 84 बाय 1400 हो गया. ये 2 0 से 2 0 कट गई, राइट. इस तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी गेट द वैल्यू फॉर द सेकेंड ईयर. सिमिलरली वी गेट द वैल्यू फॉर द थर्ड ईयर. नेक्स्ट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द प्राइस ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स. कंज्यूमर है ना, तो एक गुड की नहीं, मल्टीपल गुड्स की. मान लो कंज्यूमर CPI में मान लो 25 चीज़ें हैं या 30 चीज़ें हैं, 27 चीज़ें हैं, राइट. उन सबको ऐड करके एवरेज निकालना सेम बास्केट के साथ एंड मल्टीप्लाइड बाय 100. सो कॉस्ट ऑफ मार्केट बास्केट ऑफ करंट ईयर, राइट, जो भी करंट ईयर की मार्केट की बास्केट है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ मार्केट बास्केट ऑफ बेस ईयर, यानी कि जिस साल से हम कंपेयर कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और GDP डिफ्लेटर में क्या डिफरेंस है? द गुड्स परचेज बाय कंज्यूमर्स डू नॉट रिप्रेजेंट ऑल द गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय एनी कंट्री. जो भी कंज्यूमर गुड्स कंज्यूम करता है ना, वो सारे गुड्स नहीं हैं. कुछ होलसेल के गुड्स हैं, वो अलग होते हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स अलग होते हैं. GDP डिफ्लेटर में सारे गुड्स इंक्लूड होते हैं. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में प्राइसेस ऑफ गुड्स दैट आर कंज्यूम्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर्स, हैंस इट इंक्लूड्स प्राइसेस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स ऑल्सो. GDP डिफ्लेटर में इंपोर्टेड गुड्स नहीं होते. नॉमिनल ओवर रियल GDP होता है. इसीलिए इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू रियल कैपिटल स्टॉक दैट रेजेस with the productive capacity of the economy during the year. So real capital investment implies creation of new capital assets. It does not include financial investment और second hand assets को include नहीं करता. For example, value of machinery, construction of business premises, inventory और stock. So basically जब आप asset create करते हो उसको हम capital formation बोलते हैं. Investment के perspective से अगर आप देखोगे ना, तो capital दो तरह की होती है. एक होती है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, एक होती है नेट कैपिटल फॉर्मेशन. ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन जिसमें टोटल फॉर्मेशन इन अ गिवन पीरियड इन एन इकोनॉमी इज टर्म्ड एज ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन. इट इंक्लूड्स बोथ ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड स्टॉक इन्वेस्टमेंट. इट इज ऑलवेज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन पार्ट होता है इसका. ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें क्या होता है? डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं ग्रॉस में से, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल माइनस कर देते हैं, तो इट बिकम्स नेट. सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में या ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में ऑल द वैल्यू ऑफ एसेट्स आता है, लेकिन नेट में ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन आता है. सो ये नेट कैपिटल फॉर्मेशन बन जाती है.
डेप्रिसिएशन और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल क्या होता है? जब आप किसी भी एसेट को मल्टीपल यूज़ कर लेते हो, उसकी वेयर एंड टियर या उसकी ऑब्सोलीटनेस होती है, इसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। सो नेट लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टियर, जो भी हमारा वेयर एंड टियर हो रहा है, नॉर्मल वेयर एंड टियर है उसके कारण, एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलीट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, किसी भी एक पीरियड ऑफ टाइम में जो उसका यूज़ हो रहा है। सो डेप्रिसिएशन के दो ही कॉजेज हैं, प्राइमरीली वेयर एंड टियर या एक्सपेक्टेड ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब टेक्नोलॉजी खत्म हो जाती है, वेयर एंड टियर मतलब आपने, अगर हम बोले ना लिटरल फॉर्म में, उसको क्या बोलते हैं, अच्छी तरह मशीन को राड़ा है, फुल यूटिलाइजेशन किया आपने। सो वेयर एंड टियर क्या होता है? जब भी पर्टिकुलर एसेट परचेज करते हैं, देयर आर नॉर्मली सम वेयर एंड टियर एंड एक्सीडेंटल डैमेजेस दैट कैन नॉट बी मेड गुड बाय द करंट रिपेयर एंड मेंटेनेंस, उसको सही नहीं कर सकता, इसको हम वेयर एंड टियर बोलते हैं, राइट। सो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलीट का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू द लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू या तो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, प्रोडक्शन प्रोसेस चेंज हो गया, या डिमांड ड्यू टू चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस या लाइफस्टाइल्स के कारण। कैपिटल लॉस क्या होता है? कैपिटल लॉस है लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज, फ्लड्स, अर्थक्वेक, फायर्स एक्सेट्रा, इन सब के कारण जो भी आपका एसेट लॉस होगा उसको हम कैपिटल लॉस बोलते हैं। अनफॉर्सीन फैक्टर्स लाइक वॉर, थेफ्ट, ये सब इसके कारण होता है। नोट, कैपिटल लॉस आर नॉट द पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन फॉर सच लॉसेस कैन बी डन थ्रू इंश्योरेंस। अब डिफरेंस क्या है डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में? कैपिटल ओके, डेप्रिसिएशन इज लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू वेयर एंड टियर, नॉर्मल वेयर एंड टियर के कारण होती है, वो डेप्रिसिएशन होती है। लेकिन कैपिटल लॉस होता है जब हम उसको बहुत बार यूज़ कर लेते हैं ना, उसके बाद मशीन ख़राब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, इसको हम कैपिटल लॉस कहते हैं। इट इज़ एक्सपेक्टेड लॉस इन द वैल्यू ऑफ द एसेट। ये डेप्रिसिएशन आप ऑलरेडी कैलकुलेट करके चलते हो कि यार इतना लॉस तो होगा ही होगा। इट प्रमोट्स द प्रोडक्शन कैपेसिटी, कैपिटल लॉस प्रोडक्शन कैपेसिटी को प्रमोट करता है। जनरली प्रोविजन इज मेड फॉर दिस एक्सपेक्टेड फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। प्रोविजन इज डन बाय गेटिंग इंश्योरेंस डन। सो जितना भी कैपिटल लॉस होता है, मान लो एक्सीडेंटल डैमेज हो गया तो आप इंश्योरेंस क्लेम लेते हो। व्हाट इज ट्रांसफर पेमेंट्स एंड व्हाई इज इट इज इंक्लूडेड इन, व्हाई इज इट एक्सक्लूडेड इन नेशनल इनकम? यस, सो ट्रांसफर पेमेंट्स प्राइमरीली क्या है? ट्रांसफर पेमेंट्स वन साइडेड पेमेंट्स हैं, कोई कंसिडरेशन नहीं होता, इसलिए वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ओल्ड एज पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सरकार आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ओल्ड एज पेंशन देगी। सो इसका मतलब वो ट्रांसफर पेमेंट्स हैं, आपने उसके लिए कोई प्रोडक्टिव काम नहीं किया, प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं ऑर्गेनाइज की हैं, राइट। सो पेमेंट फॉर विच नो प्रोडक्टिव सर्विसेज आर कंकरेंटली प्रोवाइडेड इन एक्सचेंज, दैट इज मेंट फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सो आपकी इनकम को जब रीडिस्ट्रीब्यूट करते हो उसके काम में आती है। सो टैक्स पेयर्स और नीडी कोई होता है, आप उसको देते हो, राइट, उस बंदे ने किया कुछ नहीं होता, दैट इज़ वाई वो ट्रांसफर पेमेंट्स का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल अ टीचर जो है ना, उसका वेज क्या है? इज़ अ फैक्टर पेमेंट, इट वुड बी इंक्लूडेड इन द जीडीपी, यस। वेलफेयर पेमेंट्स, जो भी पुअर को वेलफेयर सर्विसेज का पेमेंट मिलती है ना इन रिटर्न फॉर अ सर्विस, सो हम कहते हैं वेलफेयर पेमेंट क्या होती है? जो भी पुअर को, टू पुअर इज द पेमेंट नॉट इन रिटर्न फॉर अ सर्विस, उसने कुछ किया नहीं होता बट एक ट्रांसफर पेमेंट है, एंड इसलिए वो एक्सक्लूडेड होती है जीडीपी में से। लेकिन टीचर को जो पेमेंट मिलती है वो उसकी सर्विसेज के कारण मिलती है, दैट इज़ वाई वो पार्ट है। डिफरेंस क्या है फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम का? सो फैक्टर इनकम जो है ना वो बायलैटरल पेमेंट होती है, यानी कि कंसिडरेशन इन रिटर्न होता है, लेकिन ट्रांसफर इनकम में ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो यूनिलेटरल पेमेंट है। सो फॉर एग्जांपल पेमेंट रिसीव्ड दैट इज पेड इन रिटर्न फॉर फैक्टर सर्विसेज के कारण उसको हम फैक्टर पेमेंट बोलते हैं। पेमेंट रिसीव्ड और पेड विदाउट एनी गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न, जब आप कुछ भी नहीं करते हो फिर भी सरकार आपको पैसे देती है, वो वन साइडेड पेमेंट होती है, वो ट्रांसफर पेमेंट होती है। जो फैक्टर पेमेंट है वो बायलैटरल है, इसलिए वो नेशनल इनकम का पार्ट है, ये नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है। सो LLKE के सारे सर्विसेज जो पेमेंट्स हैं वो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस, इट इज़ पार्ट ऑफ फैक्टर, इट इज़ पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम्स, सो बायलैटरल है। लेकिन ओल्ड एज पेंशन, गिफ्ट्स, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस ये ट्रांसफ़र इनकम का पार्ट है, इसलिए ये इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता। ट्रांसफ़र पेमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट्स, इसमें क्या क्या आता है? गवर्नमेंट की जो भी एड ओल्ड एज पेंशन को मिलती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ रूरल एरियाज़ में मिलती हैं, वो इसका पार्ट है। फ्री स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट्स मिलता है, वो भी ट्रांसफ़र पेमेंट्स का पार्ट होता है। सो ओल्ड एज पेंशन ट्रांसफ़र पेमेंट है। रिटायरमेंट पेंशन ये कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है,
रिटायरमेंट पेंशन, यानी कि आपने पहले कुछ साल काम किया तब गवर्नमेंट ने आपके रिटायर होने पर आपको पेंशन दिया, सो वो नेशनल इनकम का पार्ट होता है। रिटायरमेंट पेंशन इज पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, ओल्ड एज पेंशन इज नॉट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है जी, इकोनॉमिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी। आप देख के हैरान हो जाओगे, अगर आपको नहीं पता ना तो आज जान लो। सो इकोनॉमिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी, क्या डिफरेंस है? ज्योग्राफिकल टेरिटरी दैट इज एडमिनिस्टर्ड बाय अ गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन्स, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली एंड इंक्लूड्स। सो इंडियन है ना, इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होगी? इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी एक तो वो पॉलिटिकल फ्रंटियर्स है इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर्स एंड एयर स्पेस। जितना इंडिया के बाउंड्रीज के ऊपर एयर स्पेस है वो भी हमारा है, जितने इंडिया के वाटर्स हैं वो भी हमारे हैं। जो शिप्स या एयरक्राफ्ट्स इंडिया के हैं, चाहे वो ऑपरेट इंडिया से बाहर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उसके अंदर हो तो आप इंडियन टेरिटरी का पार्ट हो। फॉर एग्जांपल एक क्रूज शिप है, मान लो स्टार क्रूज है, या मर्चेंट नेवी के शिप्स हैं, सो अगर उनकी ओनरशिप इंडिया के पास है, अगर उनका जो कंपनी है जो ओन करती है वो इंडियन कंपनी है, तो वो इंडिया के शिप्स हैं। अगर वो शिप्स मान लो मलेशिया से लेके और ऑस्ट्रेलिया तक वो सेल इन कर रहे हैं, उस टाइम पे कोई भी उन शिप्स को हार्म पहुंचाता है, सो वो इंडियन टेरिटरी के अगेंस्ट काम कर रहा है। सिमिलरली एयरक्राफ्ट्स, अब जो भी एयरक्राफ्ट्स मान लो एयर इंडिया है या विस्तारा है या इंडिगो, जो भी एयरक्राफ्ट है, चाहे वो इंडिया का एयरक्राफ्ट है लेकिन वो ऑपरेट कर रहा है लंदन टू यूएस, तो वो इंडियन टेरिटरी है जितनी देर आप उस एयरक्राफ्ट के अंदर बैठे हो। फिशिंग वेसल्स, जितने भी इंडिया के फिशिंग वेसल्स हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस के जो राइट्स हैं, अगर किसी कंट्री ने अपने ऑयल एंड नेचुरल गैस के राइट्स इंडिया को दिए हैं, सो वो इंडियन टेरिटरी का पार्ट है अगर इंडिया वहाँ से ऑपरेट कर रहा है। इंडिया का एम्बेसी कहीं भी हो, अगर आप उस गेट के अंदर हो ना, उस बिल्डिंग के, चाहे आप पाकिस्तान में हो, अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो, चाइना में हो, आप इंडियन टेरिटरी में हो। इंडिया के जितने कॉन्सुलेट्स हैं, मिलिट्री बेसिस इंडिया ने बनाए हुए हैं इंडिया से बाहर, वो सब इंडियन टेरिटरी का पार्ट है। ठीक है, तो ये सब इंडियन टेरिटरी है, अगर इंडिया से बाहर भी हैं तब भी। वन एक्सेप्शन वेयर गुड्स कैन नॉट बी मूव फ्रीली इज एम्बेसीज। सो यूएस एम्बेसी जो इंडिया में है इज पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ यूएसए। इंडिया में मान लीजिए दिल्ली में, दिल्ली में कहीं भी अगर यूएस का एम्बेसी है, तो उस गेट के अंदर, उस बिल्डिंग के गेट के अंदर नहीं आप जा सकते बीइंग एन इंडियन सिटीजन, राइट। आपको एम्बेसी से परमिशन लेना पड़ेगा बिकॉज वो यूएस की टेरिटरी है। इसी तरह इंडियन एम्बेसी जो वाशिंगटन में है, उसके गेट के अंदर जाने के लिए हमें इंडियंस को परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो यूएस सिटीजन हैं उनको परमिशन लेना पड़ेगा बिकॉज वो इंडियन टेरिटरी है, दे कैन नॉट मूव इन। सिटीजनशिप क्या होता है? सिटीजनशिप है एक लीगल कंसेप्ट बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ द पर्सन, या कुछ लीगल प्रोविजन होती है अलाउइंग अ पर्सन टू बिकम अ सिटीजन। कुछ ना कुछ बेस पे, या तो बर्थ के कारण या कुछ ऐसी लीगल प्रोविजन है जिसको आप फुलफिल करते हो, जिसके कारण आप वहाँ के सिटीजन बन जाते हो। सो अगर कोई कहता है ना यू आर एन इंडियन सिटीजन, सो नाउ यू बिकम ए इंडियन सिटीजन, एक लीगल स्टैंप लग जाती है, इसको हम सिटीजनशिप बोलते हैं, सिटीजन बोलते हैं। रेजिडेंट कौन होता है? एक रेजिडेंट जो है ना, वो वेदर अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन इज वन, ए रेजिडेंट वेदर अ पर्सन हो चाहे कंपनी हो, इज वन जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है, इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में है, जहाँ पे वो रहता है, इसको हम रेजिडेंट बोलते हैं। इंग्लैंड का सिटीजन, आई एम रियली डूइंग गुड इन इंडिया, आई वॉन्ट टू स्टे हेयर, ठीक है, तो रेजिडेंट इंडिया का बन जाएगा। तो कुछ प्रॉब्लम्स के साथ, कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको अंडरस्टैंड करते हैं। विच आर द फॉलोइंग बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट ऑफ इंडिया और अदर कंट्री? एक इंडियन सिटीजन दैट इज लिविंग इन सिंगापुर फॉर बिजनेस। इंडियन सिटीजन है जो सिंगापुर में रह रहा है अपने काम के लिए, वो रेजिडेंट ऑफ सिंगापुर है क्योंकि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट सिंगापुर में है। सो इसको लिटरल फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? दैट ही अकमुलेट्स वेल्थ, जनरेट्स वेल्थ फ्रॉम सिंगापुर। इंडियन सिटीजन जो यूएसए एम्बेसी में काम कर रहा है, जो इंडिया में है, सो इंडिया में इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया है। स्टूडेंट फ्रॉम जापान फॉर एजुकेशन इन इंडिया, इंडिया में एजुकेशन के लिए आया वो सिर्फ, लेकिन उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जापान है। इंडियन स्टूडेंट जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है 2 सालों से स्टडीज के लिए, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया है। ब्रिटिश एम्प्लॉय वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी लोकेटेड इन लंदन, सो इंग्लैंड में है ना, सो इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है लेकिन ब्रिटिश एम्प्लॉय है, तो रेजिडेंट ऑफ इंग्लैंड ही है। That's it on this part of my video. I still have 2 or 3 more videos for these chapters. Till then, take care. Goodbye.